वही सब चालू है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर हम आप लोगों के बीच में क्लास टेंथ के लिए हिंदी की ये सीरीज गद्य पद्य लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग देखें कि गद्य का लिखने का तरीका क्या होता है या पद्य का लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो गद्य और पद्य का लिखने का एक अच्छा तरीका होता है। जब तक आप लोग अगर गद्य या पद्य के हिसाब से आपको हिंदी के शब्दार्थ आते हैं तो निश्चित तौर पे आप अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। और यदि आपको शब्दार्थ में प्रॉब्लम हो रही है तो निश्चित तौर पे आपका लिखना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप लोगों को लिखना है एग्जाम की दृष्टि से, जिससे आपको 100% अंक मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक पद्य आपके सामने है। पद्य में है, जल को जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घरी के हवे ठाड़े। यहाँ देखें, जल को गए लखन है लरिका। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले जैसा कि हमने आपको पिछली क्लासों में भी बताया है कि आपको ये पद्यांश का अर्थ या गद्यांश का अर्थ लिखने के पहले यह मालूम होना चाहिए कि यह जो गद्य या पद्य आया हुआ है ये कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, और हमारी जो पाठ्य पुस्तक से आया हुआ है वह पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है। तो हम लोग लिखेंगे जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ सूरदास के पद से लिया गया है, जिसमें कवि सूरदास जी श्री राम या तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के चरणों की या उनके सीता जी की प्रिय श्रृंगार रस की या उनके प्रति प्रेम की रचना या वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, श्री राम श्री राम को वनवास की आज्ञा हुई। भाई ये तो सभी को पता है कि श्री राम जी को वनवास के लिए 14 वर्ष वनवास के लिए आज्ञा मिली थी। वे लक्ष्मण और सीता के साथ वन की ओर चल पड़े। ये इतना तो सबको पता है, प्यारे बच्चों को सबको पता है कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वन की आज्ञा दी गई और उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी चल दिए। सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं। अब जब पैदल चले हैं तो एक जनक नंदिनी राजकुमारी जब पैदल चलेंगी तो निश्चित तौर पर उनको पसीना आएगा, तो सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं। इस स्थल पर सीता जी की व्याकुलता और उनके प्रति श्री श्री राम के प्रेम का सजीव वर्णन किया गया है या सजीव चित्रण किया गया है। देखिए, जल को गए लखन है लड़का, व्याख्या क्या बनेगी? सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं। परखें, परखें मतलब पर देखें जब तक क्या, अतः कहीं छाए में खड़े होकर घड़ी भर के लिए उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए। पिए छाए घड़ी के हवे ठाड़े। सीता जी कह रही हैं कि लखनलाल जी पानी लेने के लिए गए हैं, तब तक क्यों ना कहीं किसी पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ी टाइम के लिए उनका इंतजार कर लिया जाए। ठीक है, तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर पंखे से हवा किए देती हूँ। सीता जी अपने प्रियतम से कह रही हैं, श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं कि जब तक लखन जी पानी लेके लौटते हैं तब तक थोड़ा सा किसी पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं और तब तक हम आपका पसीना पहुंच देते हैं और थोड़ी सी आपको हवा किए देते हैं जिससे आपको आराम लगे। और पंखे से हवा किए देते हैं और बालू से तपे हुए पैर, भाई जहां पैदल चल रहे हैं, बालू में चल रहे हैं, कंकड़ों में चल रहे हैं, तो पैर क्या है, गर्म हो जाते हैं, तप जाते हैं। तो तपे हुए पैर तपे हुए पैर धोए देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम ने देखा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम ने देखा कि जानकी जी थक गई हैं। अब देखना,
ये जानकी जी रामचंद्र जी से कह रही हैं। तब रामचंद्र जी ने पलट के देखा कि जानकी जी खुद थक गई हैं, उनके माथे पे पसीने की बूंदें दिख रही हैं, ठीक है, थक गई हैं। तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कंकड़ निकाले या कांटे निकाले। अब देखना, श्री रामचंद्र जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ, सीता जी भी थक गई हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए किसी पेड़ की छांव में रुक जाते हैं, और रुकने के बाद सीता जी के पैर से बहुत थक जा गई हैं, तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकाले, कांटे लगे हुए थे, उनको कांटों को निकाला। जानकी ने अपने स्वामी के इतने प्रेम को देखा। भाई, ये एक पति पत्नी का प्रेम है, और जानकी जी ने देखा कि उनके प्रीतम उनके पैर से कांटे निकाल रहे हैं। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। इतना प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा। पुलकित मतलब खुश हो उठा, ठीक है। और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। कैसे आंसू? खुशी के आंसू छलक आए। कितना सौंदर्य वर्णन किया हुआ है हमारे महाराज तुलसीदास जी ने, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहाँ देखने को मिला है। एक कहानी के तौर पे आप लोग मौखिक रूप से भी इसको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। यह कहानी तो आप लोग सभी लोगों की सुनी हुई कहानी है ना, बस आपको यहाँ देखना है। पहुंची पहुंची पसेरू बयारी करो। सिया जी कह रही हैं कि ठाड़े हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, तो उतने टाइम में क्या कर लें वो कि आपका पसीना पहुंच दे, ठीक है। अरु पाओ पखराओ भूधरी दाढ़े, जो आपके पैर बालू से तप गए हैं उनको हम पानी से धो देते हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया रूप जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर ने जैसे ही देखा कि सिया जी भी थक गई हैं, तो वह कुछ टाइम के लिए रुक गए और बैठकर सिया जी के पैर के कांटे निकालने लगे। जानकी नाह को देह, जानकी जी इस दृश्य को देखकर पुलकित भयो। इस दृश्य को देखकर पुलकित मतलब बहुत खुश हुई। तनु बारिल विलोचन बाढ़े, तब उनके नैनों से अश्रुधार बहने लगी। वो भी कैसी? खुशी की अश्रुधार। शब्दों से यहाँ आप देख रहे हैं, ये सिया रामचंद्र जी का जो वर्णन हुआ है वह तुलसीदास जी के द्वारा हुआ। पूरी रामायण में भी तुलसीदास जी के द्वारा हुआ, तो आपको निश्चित तौर पर पता चल जाएगा कि तुलसी के दोहे हैं, तुलसी का पद है बस। और पाठ पुस्तक का नाम जो है वो स्पष्ट रूप से पहले ही पृष्ठ पे मिल जाता है अपन को देखने, है ना। पाठ पुस्तक तो बदलते नहीं, सिर्फ पद बदलते हैं। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं, अगर कृष्ण भगवान का है तो वहां आपको मालूम चल जाएगा। और यहाँ पे देखो, तुलसी रघुवीर प्रिया, स्पष्ट समझ में आ गया ना। यही चीज आपको पकड़नी होती है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां देखते हैं वही कंडीशन यहाँ भी रही है। प्रसंग संदर्भ लिखने के लिए सब एक जैसे ही होते हैं। सिर्फ यह देखना है कि यहाँ किसका वर्णन किया गया है, किस तरीके से वर्णन किया गया है, बस ये देखना है। प्रस्तुत सवैया, ये सवैया है आपका, ठीक है। मैं कविवर रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनमोहक वर्णन किया हुआ है। अब देखना, अब आप सब सोचेंगे कि रसखान कैसे मालूम चला कि रसखान की है। तो देखो, लिख रहा आपको रसखान, रसखानी विलोकत। अब बस समझ जाओ, इतने से तो समझना है आपको कि किसने है। तो आप लोग लिख लोगे ना आप तो, कि प्रस्तुत पद्धत हमारे पास पुस्तक इससे लिया गया है। इसके कवि ये है, इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का या बाल सौंदर्य का बड़ा मनमोहक वर्णन किया है या रचना की है, बस। अब यहाँ व्याख्या देखनी है। धूरी धरे अति शोभित श्यामजू, धूरी धरे अति शोभित श्यामजू। एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है। अब देखना, अधिकतर सखियां ही श्री कृष्ण की जो गोपिकाएं थी ना, वो श्री कृष्ण की बिल्कुल दीवानी थी, प्रेम दीवानी, ठीक है। तो वो लोग ही आपस में बात कर रही हैं और स्थान जी उसका वर्णन कर रहे हैं।
आपस में सखियां क्या कह रही हैं एक दूसरे से, कहती हैं श्री कृष्ण धूलि से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। धूलि धरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, है ना। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी का छोटी। ये सवैया पढ़ने का थोड़ा सा तरीका होता है। तो क्या कह रही हैं कि धूलि धरे, धूलि से भरे हुए श्री कृष्ण, श्यामजू मतलब श्री कृष्ण बड़ी कैसे लग रहे हैं, अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। वे अपने घर के, देखो, वह छवि को रसखान विलोकत, भारत काम कला निज कोटी। यहाँ पे क्या, खेलत खात फिरत अंगना, ये लाइन करनी है, खेलत खात फिरत अंगना। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है, पग पैजनी बाजती पीरी का छोटी। उनके पैरों में क्या हो रहा है, उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने कैसी, पीली कच्छा पहना हुआ है। कछोटी मतलब कच्छा, है ना, कैसा पहना हुआ है, पीला कच्छा पहना हुआ है। श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर, श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को निछावर कर देता है। वह छवि को रसखानी विलोकत, इस लाइन में देखो, वह छवि को, छवि मतलब किसी की प्रतिमा, किसी का रूप, है ना। तो श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर, इस सुंदरता को देखकर कामदेव भारत काम कला निज कोटि, कामदेव अपनी जितनी भी कलाएं हैं, सारी की सारी कलाएं भूल जाती हैं। सारी की जो जितनी भी उनकी कलाएं हैं, सब उन पर निछावर कर देते हैं, मनमग्न हो जाते हैं। हे सखी, हे सखी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ, सो लो गयो माखन रोटी। हे सखी, काग के भाग मतलब कौआ के बड़े भाग हैं, जो हरि श्री कृष्ण भगवान के हाथ से ही उन रोटी ले गया। क्या है, हे सखी, उस कौवे के भाग्य की कितनी सराहना की जाए, कितना अच्छा भाग्य कहा जाए। वह कौवा तो बड़ा भाग्यवान है, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। कितनी बढ़िया बात कही हुई है, कितना अच्छा मनमोहक सुंदरियता से वर्णन किया हो श्री रसखान जी ने सखियों के बारे में और श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में। बहुत ही बढ़िया तरीके से, रोचक ढंग से किया हुआ है। ये भी आप लोगों को यथावत समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर और अगला पद्यांश देखते हैं। यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां आपको दिख रही होंगी। देखिए, मैथिली शरण गुप्त भारत माता का मंदिर, यह है मैथिली शरण गुप्त द्वारा है। और क्या कह, किसमें है, भारत माता का मंदिर, यह मतलब पद का कह लो या पाठ का नाम कह लो। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। प्रस्तुत पंक्तियों में भारत की वैविध्यपूर्ण संस्कृति और, अब वैविध्यपूर्ण मतलब विभिन्न प्रकार की लिख सकते हैं यहाँ पे आप। ये शब्द आपको अगर कलिष्ट लग रहा है, यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृति और सर्वधर्म, सभी धर्म, समभाव, समान भाव की भावना का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पंक्तियों में भारत की विभिन्न संस्कृतियों का और विभिन्न धर्मों का वर्णन किया गया है, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं वो, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। बहुत बढ़िया पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। इस भारत देश में जहाँ एक ओर समानता व कल्याण का भाव देखने को मिलता है, ठीक है, वहीं इस देश की एक प्रमुख विशेषता के रूप में यह भी दिखता है कि दृष्टवत लिखा ना, तो यहाँ दिखता भी कह सकते हैं आप,
दिखता है कि अनेक जातियों, धर्मों या संप्रदायों के लोग यहाँ रहते हैं। अब ये कोई पढ़ने वाली चीज नहीं है, तो आपको पता है कि भारत में हर प्रकार के, हर समुदाय के व्यक्ति रहते हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को। परंतु उनके मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। देखो, नहीं भेदभाव व्यवधान यहाँ, उनके मध्य जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं भेदभाव व्यवधान यहाँ, मतलब यहाँ पर कितनी सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी उन लोगों के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जाति, धर्म या संप्रदाय संबंधी भेदभाव के कारण किसी भी देश का विकास या प्रगति विशेष रूप से बाधित होती है। भाई, जहां पे जाति धर्म भेदभाव रहेगा, उस देश की उन्नति निश्चित तौर पे ही रुक जाती है, बाधित रहती है, ठहर जाती है। ठीक है, परंतु अब देखो, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान, यहाँ इस प्रकार का कोई भी अवरोध आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तो सबका सम्मान, रूप और स्वागत होता है। किसी भी धर्म आदि का व्यक्ति यदि यहाँ का निवासी हो अथवा वह बाहर के देशों से आए, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान। यदि वो बाहर से भी आ रहा है, यहाँ सभी की बिना किसी भेदभाव के सम्मान रूपी स्वागत या अभागत क्या मतलब स्वागत ही होता है, किसी का अवभगत करना। अरे भाई, हमारी बढ़िया अच्छी अवभगत हुई वहां जाके, यही चीज अवभगत की जाती है और सम्मान दिया जाता है। इस पावन भारत भूमि में हिंदू धर्म के देवता राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। देखिए, भारत भूमि में हिंदू धर्म के देवता श्री राम हो, मुस्लिम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब या रहीम हो, बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध हो अथवा ईसाई धर्म के ईसा मसीह हो, सबके अनुयायियों को अपने अपने इष्ट की सम्मान के रूप में आराधना का ध्यान की स्वतंत्रता प्राप्त है। यहाँ पर कहने का मतलब है, सभी अपने अपने धर्मों को मानने, उनको पूजने, उनकी आराधना करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर कोई बात नहीं है कि नहीं आप इस धर्म को ही माने। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ पर भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं और भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। ये इसका अर्थ हो गया। यहाँ गुप्त जी ने भारतीय संस्कृति की गौरवपूर्ण विशेषताओं से अपने भावपूर्ण भाषा में परिचित कराया है। भारतीय संस्कृति की प्राण यहाँ की समानता, भेदभाव, उदारता और सर्व कल्याण की भावना में ही निहित है, जिसका चित्रांकन कवि ने अत्यंत मनमोहक रूप से किया है। ठीक है, तो ये आप लोग स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ तक आपको सर ने पढ़ा दिया बेटा। अब यहाँ चींटी आती है और आपको याद रखो, हर घर में एक चींटी है ना। तो जब चींटी है तो पंथ तो हो ही होगा। तो याद रख लेना, जहां भी चींटी मिले वहां याद कर लेना कि चींटी के लेखक कौन है, सुमंत्रानंदन पंत। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं। चींटी को देखो, तो चींटी के ऊपर ने लिखा है, और बेटा इसमें सीखने के लिए बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि ये हिंदी है और ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, ये ब्रांड है अपने आप में। सुमित्रानंदन पंत जी है ना। तो चींटी को देखो, चींटी को देखो, ने कहा चींटी को देखो। देखो, अब आप याद रखो कि बात की चल रही, पंत जी बात कर रहे हैं चींटी की, तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, इस अवसर में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी को कर्मठता पर प्रकाश डाला। मतलब उन्हें बताया है कर्मठता का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि वो बता रहे कि चींटी कितना छोटा होती है, छोटी सी होती है कि नहीं होती है, फिर भी वो धीरे धीरे, अभी अपन ने लेसन नहीं पढ़ा लेकिन चींटी समझने से समझ में आ रहा है जैसे वो धीरे धीरे चीनी का टुकड़ा ले जा के इतनी बड़ी दीवार पर चढ़ जाती है, कहीं ना कहीं उसकी लगन की बात की जा रही है, उसकी मेहनत की बात की जा रही है। तो यहाँ पे प्रसंग सीधा हो गया कि इसमें चींटी की कर्मठता पर बल दिया गया, चींटी जैसे लघु प्राणी की। ठीक है, अब यहाँ है वह सरस बिरल काली रेखा, कितनी प्यारी बात कह रहे हैं, तम के तागे सी जो हिल डुल। मतलब कभी कहता है क्या, तुमको कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा क्या, तुम घर में बैठे थे
और घर में बैठे बैठे पराठा खा रहे थे, जब दीवार पे चींटी को चढ़ते हुए देखा है? क्या तुमने छोटी छोटी सी रेखा, एक काली रेखा को बनी हुई देखा है? वही वो कह रहा है, कभी कहता है क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? वह सीधी है, पतली है, काली रेखा है, दूर से देखो तो बेचारी पूरी दिखाई भी नहीं देगी, इतनी छोटी होती है, जो काले धागे के समान हिलती डुलती हुई अपने छोटे छोटे पैरों से प्रतिपल मिलती जुलती हुई आगे चलती है। मतलब उसके नन्हे नन्हे छोटे से पैर, और ऐसे लगता है दीवार में जब चींटियों का झुंड ऊपर से नीचे चढ़ता है तो ये लगता है कोई काली रेखा है, काला धागा डला हुआ है, और वो अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे करते हुए क्या करती है, मिला जुला के आगे बढ़ती जाती है। वो आगे कह रहे हैं, पंक्ति तो हमने देख ली, ऊपर चढ़ रही थी, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल, वह है विपालिका पाती, ठीक है। देखो ना किस भांति काम करती है सतत कन 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 के चुनती अविरत। वही बात जो अभी अपन ने पढ़ने के पहले कह दी थी ना, उसी बात को वो पूछ रहे हैं। तो सीधा है, कभी कहते हैं, कभी क्या कह रहे हैं, कभी तो वही कहेंगे, उसके संघर्ष की बात ही तो करेंगे। कभी कहते हैं, ठीक है, कभी आगे चींटी का कार कुशलता पूर्वक क्या कर रहे हैं, कुशलता पूर्वक प्रकाश डालते हुए बताता है कि चींटियां अनुशासन में रहकर, अब सबसे बड़ी चीज याद रखो, चींटियां जब ऊपर चढ़ती है ना, ऐसे मान लो ये चींटियों का झुंड जा रहा है, ठीक है, तो ये जब ऊपर जाती है तो उनकी इतनी अनुशासन इतना बढ़िया रहता है कि इस लाइन से बाहर नहीं जाती है, और इतना छोटा प्राणी, छोटी सी रहती है, फिर भी तो कभी कह रहा है कि चींटी कार कुशलता पर प्रकाश डालते हुए बताता है कि चींटियां अनुशासन में रहकर पंक्तिबद्ध होकर, मतलब एक लाइन में चलती हैं। देखो ये चींटियां कितने अपने काल में निरंतर लगी हुई हैं, अपने भोजन को पाने की तलाश में रहती हैं और अपने अनुशासन में रहना नहीं भूलती। वे अपने लिए भोजन सामग्री इकट्ठी करती हैं, है ना, कठोर परिश्रम करती हैं, एक एक कण को बिना किसी रुकावट के, आप चीनी इतना ले जाके घर के कोने में डाल लो, एक एक चीनी का टुकड़ा ले जाके ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि उतने एक साथ तो पूरा ले नहीं जा पाएंगे, लेकिन आलस आता है कि यहीं खा लो। कभी देखा है जहाँ पे आप फेंको वहीं पे चींटी खाने लगे? कम होता, धीरे 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 वो अपनी क्षमता के अनुसार ले जाती हैं। भाव, अब वो आगे कह रहे हैं, काम करती हैं सतत, मतलब बराबर वो काम करती रहती, सतत मतलब लगातार, कण 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 के चुनती अविरत, मतलब क्या करती हैं, वे अपने भोजन का कण कण मतलब एक एक कण को चुनती रहती हैं, और बिना किसी रुकावट के वो अपने कार्य में लगी रहती हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, चींटी। आप चींटी से बेटा आ जाए तो क्या भूलोगे, अगर आप बना के भी लिख के आओगे तब भी आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। चींटी कहाँ है, हर पंथ में है, ठीक है, हर घर में है। अब पंथ रह रहा है, पंथ मतलब समुदाय, समुदाय मतलब जाति, वहां पे किसी ना किसी को मानने वाला, यहाँ से भी पंथ को अपन पकड़ सकते थे, लेकिन यहाँ तो अपन लेखक का नाम याद कर रहे हैं ना। तो सुमित्रा नंदन पंत ने क्या लिखा है, चींटी के कठोर परिश्रम को बताया है, और उन्होंने बताया कि चींटियां किस प्रकार अनुशासन में रहना नहीं भूलती हैं, अपने खाने की तलाश में आती हैं, एक एक टुकड़े को ले जाकर अपने यथा गंतव्य स्थान पर ले जाकर लगातार मेहनत करके उसको खाती रहती है, भोजन की प्राप्ति करती रहती है, अपना भोजन इकट्ठा करती रहती है। अब प्रसंग उसी को बोला जाता है जो जो प्रश्न बन रहा हो। आपने इस लेसन का प्रसंग जो चुना था वो क्या चुना था, ये था, चींटी और पंत जी थे। तो बात किसकी चल रही थी, कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता पर प्रकाश डाला, अपन ने उन्हीं की बात करी, कर्मठता मतलब क्या कार्य करती है, कैसे मेहनत करती है, ये वाला पूरा कंप्लीट है। अब आपसे अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि कवि ने चींटी के माध्यम से किस, देखो एक बार लिखने का तरीका देख लो, पेपर के लिए भी जरूरी है, और एक बार समझ में भी आ जाए कि अभी आपने समझा है। उपयुक्त अभ्यास का संदर्भ लिखिए, तो सीधा है, संदर्भ तो सीधी बात है कि जो पंत जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी, वो युगवाणी युगवाणी काव्य संग्रह की चींटी शीर्षक से उन्होंने चींटी कविता लिखी है, और वहां में ये सब लिखा हुआ है कवि, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रख लोगे, बना के लिख दोगे। इसके बाद है, कवि ने चींटी के माध्यम से किस बात का संदेश दिया है, तो कवि ने चींटी के माध्यम से, अभी एक शब्द हमने 3-4 बार बोला, अनुशासन, कवि ने चींटी के माध्यम से अनुशासन, बद्धता एवं कर्मठता को बल दिया, या आप सीधा लिख सकते हैं, कवि ने चींटी के माध्यम से अनुशासन में रहने एवं उसकी कर्मठता पर बल दिया है, ठीक है, लगन से काम कर रही हैं और अनुशासन में। तीसरा है,
चींटी कन कन करके क्या चुनती है, भोजन के दाने की तलाश कर रही है, तो सीधा है कवि ने क्या किया है, कन कन करके अपना भोजन चुनती है। सीधी बात है, चींटी कोई ऐसा तो है नहीं उसको कोई और काम हो, इतना सा प्राणी इतना सा भोजन उनका, उसी को अपना मेंटेन करती रहती है। चौथा है रेखांतर, रेखांकित का मतलब होता है जहां जहां अंडरलाइन, अगर इस कोई भी जैसे 3 लाइनें लिखी हुई हैं तो अगर रेखांकित एक है तो आप इसका ही अर्थ बताएंगे, पूरा नहीं बताना है। इसके बाद चींटियों के कवि वह है पिपालिका पाती के द्वारा के सादृश्य के प्रति संकेत करता है ना। तो अगर आप बात कर ले, आपका ये 4 क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें सीधी पिपाल का मतलब क्या होता है, चींटी की बात करी जा रही है, किसकी बात कर रही है, चींटी की। तो उपयोग मतलब जो आपका ये कह रहा है ना, रेखांकित का कवि वह पिपालिका पाती के सादृश्य के प्रति संकेत कर रहा है। तो संकेत क्या कर रहा है, वही है कि अनुशासन में रहना है, ठीक है, और अनुशासन में रह के क्या काम करना है, और कर्मठता पर अगर लगन से शिद्दत से कोई भी काम अपना करते हैं तो आप क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। अगर अभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में लगन से चींटी की भांति अपनी दूसरी दिशाओं में न देख के केवल एक ही दिशा में पढ़ाई करोगे तो आप, क्योंकि आपका तो बहुत भारी भरकम शरीर है, चींटी तो इतनी सी है, तब वो अनुशासन में रह के और अपने लक्ष्य को जाना नहीं भूलती, नहीं तो उसको भी तो जाने के लिए वो दीवार पे चढ़ रही है यहाँ, और इधर भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, लेकिन हजारों चींटियां होने के बाद अनुशासन नहीं छोड़ती है। तो सबसे बड़ी चीज चींटियों ने आपको क्या सिखा दिया है अभी, अनुशासन, ठीक है। तो अभी चींटी, अगर चींटी से कोई भी चींटी की कहीं भी कहानी इतनी सी भी लाइन आए तो आपको याद रखना कि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। बाकी तो बना के लिख जाता है और छोड़ना तो कुछ होता नहीं है। अब महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा की अगर हम बात कर ले, चलिए, नभ में गर्वित झुकता ना शीश, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुल संहार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। मतलब बात की कर रहे हैं, देखो उन्हें नभ आकाश की तरह बना दिया उनको। तो अब भारत में ऐसा नहीं आपने लेंटर डलवा दिया अपनी, जो हमारा लेंटर भी आकाश की तरह दिखाई दे रहा, ऐसा तो संभव है नहीं। आकाश का मतलब होता है जो आपकी गर्दन जिसको देखने के लिए आपको पूरी आसमान में करनी पड़ी, और वो है हिमालय। जब हिमालय के बीच में आप जाते हो तो वहां उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि वो आप आकाश की तरह हो जाता है। तो इसमें जो प्रसंग बनेगा, जो हिमालय, देखो यही तो प्रसंग है, महादेवी वर्मा, महादेवी महादेवी वर्मा, महान हिमालय, हिमालय के कई पार्ट हैं, तो याद रख लेना कि हिमालय के बारे में अगर कोई लिख रहा है तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने आपके पद्यांश के माध्यम से क्या है, हिमालय की विशेषताओं को बताने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए, तो प्रसंग हो जाएगा, महादेवी वर्मा ने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, बताया है कि हिमालय कितना सुंदर है। अब नभ में गर्वित झुकता ना शीश, वो कह रहे हे हिमालय, तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हुए हो, तुम्हारा सिर किसी के सामने झुकता नहीं है, अब क्या पत्थर का सिर झुकेगा, ठीक है। हालांकि उसकी ऊंचाई के लिए उसकी उपमा दी गई है, तो आपको याद रखना है, नभ में गर्वित झुकता ना शीश, पर अंक लिए है दीन छाछ। महादेवी वर्मा कह रही हे हिमालय, तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हुए हो, तुम्हारा सिर किसी के सामने झुकता नहीं है, तुम इतने महान हो कि दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हुए हो। बोले तुम देखो, पर अंक लिए है दीन छाल, बोले तुम इतने महान हो कि क्या दीनहीन मिट्टी को भी क्या अपने गोद में लिए हुए हो। इसके बाद आगे की बात क्या कह रहे हैं, मन गल जाता है तन व्यस्त देख, तन सह लेता है कुल भार। आगे वो कह रहे हैं संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है, मन गल जाता है विश्व देख, तन सह लेता है कुल भार, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा शरीर क्या होता है, तुम्हारा इतना कठोर शरीर है, तुम जो किसी के सामने झुकते नहीं हो, तुम्हारा कठोर भार भी सहन कर लेता है। मतलब संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर क्या तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है और तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन करने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात कठोर भार को सहन कर लेता है। फिर हे हिमालय, तुम अंदर से कोमल हो किंतु कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो, है ना, कितने मृदु कठिन प्राण, मतलब तो अंदर से क्या हो, कोमल हो
लेकिन फिर भी क्या करते हो, कठिनता को सहने की क्षमता रखते हो। ठीक है, हो गया, उसमें दोस्त था ही। एक बार अच्छे से देख लो, नभ में अगर तो झुकता ना, शीश दिमाग में बिठा लो, नभ में ना झुकता हिमालय नहीं झुकेगा है। पर अंक के लिए है दीन चार, वो क्या कह रहा है तुम्हें है, वो वहाँ है, मन गल जाता है विश्व देख, मतलब वही है संसार के सामने। पहले वही है कि मिट्टी इट्टी लिए हो तुमने, महानों की दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में बिठा लिया है। फिर मन गल जाता है विश्व देख देखकर तुम्हारा क्या है, कठोर से सहन कर लेता है, लेकिन क्या है रखते हैं। हम कहाँ हैं? अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन उपयोग काव्यांश का वही है। तो देखो अच्छे से अगर अर्थ आ जाएगा तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। हिंदी है, अगर अर्थ नहीं आएगा तो आंसर नहीं आएंगे आपको। काव्यांश का वही है, काव्यांश का संदर्भ क्या लिखोगे, वही महादेवी वर्मा को याद रखना है, हिमालय से नामक कविता से उद्धृत है। आपका ये है आधुनिक युग की क्या है, मीरा श्रीमती महादेवी आधुनिक। एक क्वेश्चन और याद रख लेना, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा और ये अति लघु में आ जाएगा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो या अब एक बार पढ़ लिया तुम्हें याद है, हिमालय लिखा है महादेवी वर्मा ने, और जब हिमालय लिखा है तुमको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अब सीधा लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है, जो भी है उसका नाम उससे लिया गया है, और इसमें जो श्रीमती महादेवी वर्मा ने हिमालय हिमालय से नामक हिमालय नामक की कविता लिखी है। ठीक है, और यह कविता क्या है, संध्या गीत में संकलित है। जो किताब आपका वो संध्या गीत लेसन होगा, है ना, पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में उनके काव्य संग्रह संध्या गीत से संकलित, कहा से संध्या गीत से। तो जब लेसन पढ़ रहे तो ये हो जाएगा आपका। नभ में गर्भता झुकता न शीश पंक्ति में हिमालय की किस विशेषता को बताया गया, तो नभ में गर्भित झुकता न शीश पंक्ति में हिमालय की सर्वोत्तम और स्वाभिमानता के विषय में बताया गया। मैं स्वाभिमानी बोले झुकेगे, स्वाभिमानी व्यक्ति किसी के सामने झुकते नहीं, प्लस या माइनस का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिमालय को भी एक स्वाभिमानी व्यक्ति की भांति बताया गया है। ठीक है, हाँ बस। अब इधर आ जाओ, ये भी उसी का है। अच्छा ये दूसरा अच्छा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। देखो इतने में क्या कर रहे हैं, यहाँ जो आपने बेटा पढ़ा है, यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं आप, वो बता रहे हैं हिमालय से, हिमालय की स्वाभिमानता की बात कर रहे हैं, झुकने की बात नहीं कर रहा, लेकिन कह रहा हाँ वही कोमल आदमी है। इधर जो बात करेंगे दूसरे में, चलो, तो इतने होते वक्ष पर चंचल मतलब वर्षा रूपी सुंदरी। और हिमालय की अभी सुंदरता की तो बात हमने करी नहीं ना, तो इस वाले में महादेवी वर्मा किसकी उसकी हिमालय की सुंदरता को बताएंगे, बताएंगे वहाँ पेड़ हैं, वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर बगियां लगी हैं, मतलब फल खिले हुए फूल हैं, सब कुछ वहाँ पर है। तो वही कह रहा है, उच्छावस उच्च वसित वक्ष पर चंचल है, बक पातों का अरविंद हार। ठीक है, अर्थात वो कह रहे हैं, देखो अब यहाँ प्रसंग दिमाग में बिठा लो, अगर आपको प्रसंग आ गया तो आप अर्थ लिख लोगे। यहाँ पर प्रसंग में महादेवी वर्मा ने वर्षा सुंदरी के रमणीक रूप की संजीव अभिव्यक्ति की है। मतलब जो वर्षा का समय रहता है, जैसे अभी अभी जम्मू कश्मीर में वर्षा हुई है, अब आपने न्यूज देखा होगा अगर तो वहाँ के लोग कह रहे थे हमारे यहाँ अमृत बरस रहा है, कुंभ में उधर अमृत बरस रहा है, बोले हमारे यहाँ भी अमृत है। अमृत का तात्पर्य ये था, वहाँ पर अगर बारिश नहीं होती तो फ्रूट्स की खेती होती है, तो वहाँ पे ये सब कम हो जाता है, उसी पे वहाँ का व्यक्ति डिपेंड रहता है। वहाँ अपन को लगता है वहाँ वर्षा अगर बर्फ नहीं गिरती तो वहाँ के लोगों को बेचैनी रहती है, तो उन्हें चैन मिल गया। ठीक है, वैसे यहाँ हम सुंदरी की बात कर रहे हैं, कौन सी सुंदरी है, वर्षा सुंदरी है, कोई महिला या पुरुष नहीं, ये वर्षा सुंदरी है। जब बर्फ से चारों तरफ क्या हो जाएंगे, वो मकान ढक जाते हैं, वर्षा होती है ना। तो यहाँ क्या है, वर्षा रूपी सुंदरी दीर्घ श्वास के कारण तेरा वक्ष स्थल कंपित सा हो रहा है, जिसके कारण बगलों की पत्ती रूपी कमल के पुष्पों की माला चंचल सी प्रतीत हो रही है, और जब तेरी सांसें पृथ्वी को स्पर्श करती हैं तो वे मलय पर्वत की सुगंधित हवा बन जाती है। मतलब याद रखो कितनी बड़ी बात कह रहे वो, तेरे निश्वास छू छू भू को बन जाती है मलयज बयार।
मतलब जब बरसात में अब ई के संग संग आप अपने पे आ जाओ, जब बारिश होती है, बहुत दिनों बाद बारिश होती है, तो मिट्टी से एक अलग सुगंध निकलती है। अब खेतों साइड जाओ, हैं, तो यही तो वो बात कर रहे हैं, वही बात वो कर रहे हैं। अब वो क्या है, वो कविता के माध्यम से आपको बता रहे हैं, तो अब थोड़ा सा और अच्छी से उनको बताना पड़ेगा। तो वही वो कह रही, हे वर्षा रूपी सुंदरी, दीर्घ श्वास के बाद, मतलब लंबे समय के बाद तेरा वक्षस्थल कंपित हो रहा है, जिसके कारण बगलों की पत्ती रूपी कमल, कमल के पुष्पों की माला चंचल सी प्रतीत होती है। जो कमल के पुष्पों की माला है वो क्या है, चंचल सी प्रतीत हो रही है। तेरी सांसें पृथ्वी को स्पर्श करती है, जैसे तू पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी से क्या होती है, एक बात, चारों ओर वातावरण को सुगंध भरपूर करने वाली हवा चलने लगती है ना। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे आगमन पर क्या हो जाता है, जब मोर, वो है ना, केकी रव की निपुण ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास, मतलब मोर, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे आगमन पर जब मोर केकी केकी ध्वनि करती है, मोर डांस करती है, नृत्य करने लगती है। वर्षा के पहले मोर नाचती, ठीक, और जब मोर नाची तो वर्षा हो, ठीक है। तब वह ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है मानो तेरे पैरों के घुंघरू बज रहे हैं। जब बोले मोर नाचती हुई, डांस करती हुई आवाज करती है केकी केकी, तो ऐसा मुझे लगता है कि आपके पैरों की घुंघरू मतलब आने का संकेत है, ठीक है। और आगे वो कह रहा है, उस ध्वनि को सुनकर पृथ्वी की मौन पिपासा जागृत हो जाती है। अब जो पृथ्वी प्यासी है, वो भी अशांत है, वो भी चाह रही है कि अब क्या है, वो प्यासी हो जाती है, वो कहती जल्दी से बारिश आए और हम पानी पी लें, है ना। तेरा केस जाल काले वाले बादलों के समान होता है। बोले हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे जो बाल होते हैं, जो तेरे जो केस होते हैं, वो वर्षा रूपी कैसे होते हैं, काले काले बादलों के समान होते हैं। अभी मैं कौन सी ज्यादा बड़ी बात कही, उन्होंने सीधी सीधी बात कर रहा है। वक्त पातों का अरविंदहार, पहले तो वर्षा को लाना है, उसके बाद यहाँ से क्या है, केकी रब की निपुण ध्वनि सुन। केकी मतलब इधर क्या, मोर क्या करती है, केकी केकी की ध्वनि करने लगती है। इससे हमें वर्षा रूपी सुंदरी तुम्हारे आगमन का पता चल जाता है, और मानो ऐसा लगता है कि मोर बोल रही है, तुम्हारे पैरों की घुंघरू बोल रही है, तुम्हारे पैरों की आवाज है, घुंघरू की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। और उस ध्वनि से क्या है, पृथ्वी की मौन पिपासा है जो, वो जागृत हो जाती है, और वो कहती है हमें प्यास लगी, पानी चाहिए। और ऐसे में तुम्हारे आने का जो संकेत है, तुम्हारे बाल काले काले बादलों के समान होते हैं। वो में बात करी उनने हिमालय की, जा में उनने बात करी वर्षा की। एक आध लाइन वैसे तो सब आ गया, अगर इधर उधर जा भी रहो तो दिमाग लगा लो तो अट नॉट नॉर्मली लिख जाता है, कुछ उसमें खास है ना। समझ में आया नहीं आया, आवाज के लिए तो शायद इतना ही बना था। और इसके साथ कुछ मोस्ट चीजें बता दे रहे हैं, मोस्ट क्या, उसको तो वीडियो ही बनाना है पूरा। मॉडल, थोड़ा सिलेबस अकॉर्डिंग चलना है आपको। अच्छा, कहते हैं ना, भाई कथा भाई, जब बारात में अगर दूल्हा के साथ में बाराती दो चार जाएंगे, और जब तक उनकी फोटो बगल में ना खिंच जाए तब तक उनको फीलिंग आती नहीं है। बोले हम भी हैं, कोई बात नहीं, चल। देखो बेटा, इसके बाद आगे अपन लोग जो क्वेश्चन है, अभी इसके और भी चीजें पढ़ा देंगे, थोड़ा सा समय लीजिए। सबसे प्यारा लेसन है वाराणसी वाला, तो वीर वीरण पूजते, मैंने 2 बार आपको बता दिया। और चंद्रशेखर आजाद, इन 3 लेसन के साथ बिल्कुल भी मजाक मत करना। वीर वीरण पूजते, चंद्रशेखर आजाद, और संस्कृति वाला जो वाराणसी गंगा तट स्थल वाला है, तो जो एक संस्कृति के बारे में बताया गया है, मतलब उनने बताया है कि जो आपकी संस्कृति है, जो आपका वाराणसी भारतीय संस्कृति लेसन का नाम है उसमें, तो भारतीय संस्कृति आप बहुत अच्छे से पढ़ लो।
ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लो। अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो आप बता दो। और इसके साथ एक आपका लगा हुआ है वाराणसी से चैप्टर लगा है, तो उसमें हम आपको अभी कह सकते हैं वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है ना। तो सबको पता है कि वाराणसी क्या है, एक प्रसिद्ध नगरी है, एक प्राचीन नगरी है, आज से नहीं है, महाजनपद काल से काशी है। जब महाजनपद काल था तब से बनारस बना हुआ है, आज का बनारस नहीं है। तो आप इसके बारे में पहले अच्छे से पढ़ लेना इस लेसन के बारे में। फिर अगर आपको नहीं कर अब इधर आप बात के बारे में पेपर में आ गया कि के ये क्या आखिर बात होता क्या है ना। क्योंकि हिंदी बहुत सरल है और बहुत कठिन है। अगर हिंदी से मिलोगे तो सब भूल जाओगे। कहने का तात्पर्य इसको पढ़ने में आपको मजा आएगा, ऐसा नहीं है कि इस बार पेपरों में कुछ नहीं कर पाओगे। अब बेटा बात में सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि बोले जाने वाले वाक्य में जो है कथ्य बिंदु की प्रधानता है। मतलब आप सीधा बोल सकते हो कि कर्ता कर्म और भाव, तीन पे आधारित होता है वाक्य। कर्ता कर्म और भाव कह सकते हो कि जिस स्वरूप द्वारा वो होता है कि वाक्य में कर्ता कौन है, कर्म कौन है, भाव कौन है। जैसे हमने कह दिया राम ने क्रिकेट खेली, तो क्रिकेट भाई कर्ता कौन है इसमें, कर्ता धर्ता तो राम है ना। राम को हटा देंगे तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि किसने क्रिकेट खेली। भाई क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति भी तो हो, हम के गीता ने क्रिकेट खेली कि सीता ने क्रिकेट खेली, है ना। धुआंधार मास्ता में 6 छक्के लगाए हैं। तो कहने का तात्पर्य जब तक आपको व्यक्ति के कर्ता का पता नहीं होगा, है ना, तो बेटा ये अभी हास्य रस का उत्पन्न नहीं करना है। तो कहने का कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले कर्ता का पता होगा, फिर उसमें कर्म क्या किया जा रहा है। ठीक है मदन ने प्यार से चुस्की लखन को पिलाई है, या शबरी ने अपने जूठे बेर प्यार से राम जी को खिलाए, चेक करके कि भाई उसमें गड़बड़ी तो नहीं है कुछ। तो कहीं ना कहीं उसमें तो भाव भी यार क्या प्रेम भाव लगा हुआ है। क्या कर रही, काम क्या कर रही है, बेर खिला रही हैं। कौन, शबरी, किसको, राम जी को। तो तीनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो वही चीज मैं बता रहा हूं आपको। अब इसमें क्या होता है, कर्त वाक्य होता है, कर्म वाक्य होता है, भाग। अब आपको बताना है, मैं पूछ रहा हूं बच्चा रोता है, इसमें कौन सा है, बच्चा, कमेंट में बताइए बच्चा रोता है, कमेंट। अच्छा बच्चा रोता है, अब भैया बच्चा ही रो रहा है, बच्चा रोता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आयुष रो रहा हो, बच्चा रोता है। इसमें कौन सा सकर्मक है क्या अकर्मक है, दो चीजें बता दो आप, सकर्मक या अकर्मक, सकर्मक या अकर्मक। या हम कह दें कि मैथ के टीचर ने हिंदी के टीचर पर बम फोड़ा, प्लास्टिक वाला है, तो कहने का तात्पर्य है कोई व्यक्ति किसी काम को करता है वो तो उसमें बताना है। सकर्मक को आपको दो चीजें पहचान करना सीखना, थोड़ा सा सीरियस होकर इसको समझ लो बेटा। कि हमने कहा बच्चा रोता है, इसमें सकर्मक है क्या कर्मक है, ये वाक्य होगा अकर्मक। बच्चा रो रहा है, माँ खाना, देखो बेटा अब बच्चा को शौक तो लगा नहीं रोने का, क्या शौक लगा है, अकर्मक हो जाएगा। मतलब जो बिना इच्छा के हो रहा है यहाँ पे। जैसे दूसरा आप बोल सकते हो ललता पढ़कर सो गई, है ना, या डम डम डमरू बजाते हुए चला गया। लेकिन डम डम डमरू बजा रहे तो भाई इच्छा से कर रहा है, इसमें तो सकर्मक आ जाएगा। मोहन कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया, क्या मोहन की इच्छा थी सोने की, मोहन तो किताब लेके पढ़ना चाह रहा था। जिंदगी में सब परेशान, थोड़ा बोर्ड भी हो गया वो। तो यहाँ पे याद रखना कि जो हम बेइच्छा से हो रहा है, कह सकते हो जैसे अभी हमने एक बात तुमसे कहा है, अंशुल ने खाना खा लिया। अब अंशुल ने हाथ से खाना खाएगा तभी तो, अंशुल ने खाना खाया, माउस का इस्तेमाल किया,
तो अंशुल एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी फॉर्म में अंशुल खाना खा रहा है, अंशुल खाना खाना चाह रहा है। अंशुल मुंह नहीं खोलेगा तो क्या खाना चला जाएगा? लेकिन अंशुल आंखें खोलना भी चाहेगा तब भी नींद आ जाएगी। अंशुल पढ़ते पढ़ते सो गया, ये हो जाएगा अकर्मक। समझ में आई बात को? वो अंशुल ने खाना खाया, ये हो जाएगा सकर्मक, क्योंकि अंशुल ने बारात में डांस किया। ऐसा तो है नहीं कि ऐसा अचानक अंशुल कोई एक्टिविटी हुई और अंशुल टिक टिक करने लगा हो। क्या संभव है? अंशुल की इच्छा होगी कि भाई मुझे डांस करना है। तो याद रखना, जो चीज अनएक्टिविटी रोकने से नहीं हो पा, मतलब ऑटोमेटिक सो जा रही है, पढ़ते पढ़ते आप सो जा रहे हैं, ठीक है बेटा, तो और बच्चा रो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? ये अकर्मक हो जाएंगे सीधा सीधा। और जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिव होकर स्वयं की इच्छा से काम कर रहे हैं, वो क्या है? सकर्मक पहुंच जाएगा। अब इसमें आप चीज ये क्या में आते हैं? अकर्मक और सकर्मक आते हैं कर्तवाच्य में। मतलब आप कह सकते हो जिन वाक्यों में कर्ता की पहचान होती है या कर्ता की प्रधानता, जिन वाक्यों में कर्ता की पहचान होती है उन्हें कर्तवाच्य कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं? अभी आपने वाच्य के भेद पढ़े ना, ये पहले ही वाला है। तो एक चीज पहले दिमाग में बैठा लो, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हो। ठीक है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा। राधा ढम ढम घुंघरू बाजे रे, राधा क्या कर रही है? दौड़ छम छम करते हुए कहाँ जा रही है? भगवान श्री कृष्ण के पास जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? कृतवाच्य में आ रहा है ना, मतलब कर्ता की पहचान हो रही ना। किसी भी वाक्य में सबसे पहले याद रखना बेटा, इसमें कर्ता की पहचान होती है। चाहे माँ हो, चाहे अंशुल हो, चाहे बच्चा हो, चाहे ललिता हो, चाहे सीता हो, चाहे गीता हो, चाहे राधा हो, सब में नाम ओपन ही रहेगा। यानी कर्ता, इसमें कर्ता लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया क्या होता है। अब भाई जैसे हम कहेंगे राम ने खाना खाया, अब राम क्या था? राम पुरुष था, मेल था, तो राम ने खाना खाया, है ना। मीरा ने रसोई में खाना पकाया, ये तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कर्ता के अनुसार माँ खाना बनाती है और पिताजी खाना बनाते हैं, अंतर होगा कि नहीं होगा? कर्ता के अनुसार हो रहा है, माँ है तो बनाती है, पिताजी है तो बनाते हैं। यानी कर्ता के अनुसार ही आप कह सकते हो क्रिया लगी होती है इसमें। और याद रखना, कर्ता सदैव ही प्रथम विभक्ति का होता है, इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। इसमें कर्ता हमेशा, कर्ता कैसा रहता है? इसमें कर्ता हमेशा प्रथम विभक्ति में रहता है। किसमें रहता है? प्रथम विभक्ति में रहता है कर्ता। किसमें रहता है? प्रथम विभक्ति में रहता है, भले ही क्रिया का रूप कर्ता के अनुरूप ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन इनमें द्वितीय तृतीय वचन नहीं होगा। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, जो मैंने आपको बता दी। जो स्वयं से होना है वो सकर्मक, जो हम कंट्रोल नहीं है, नींद आना है, जैसे आपका रोना है, अचानक से साइकिल का पेडल फिसला, आप गिर पड़े, तो आपने इच्छा थोड़ी थी कि आप गिर जाएंगे, ये किस में पहुंच जाएगा? ये अकर्मक में पहुंच जाएगा। और आपने मोटरसाइकिल 70 की स्पीड से चला दी या 30 की स्पीड से चलाई, ये तो आपके कंट्रोल में है ना, तो ये किसमें? सकर्मक में आ जाएगा। जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो क्या हो जाएगा? अकर्मक उल्टा होगा ना, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। अब इधर आ जाओ, कर्मवाच्य क्या होता है? देखो ये सिंपल है। अब हम दूसरा जो उठा रहे हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या है? बहुत प्यारा है कर्मवाच्य, देखो अच्छे समझना, अभी समझ में आ जाएगा। कर्मवाच्य, इसमें आपको दो चीजों पर फोकस करना है। कर्मवाच्य की अगर हम बात कर लेंगे तो याद रखो, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता और कर्ता गौण हो। अब भैया इसमें क्या है? कर्म की प्रधानता रहेगी, इसमें कर्म की प्रधानता, उसमें काय की आती? कर्ता की प्रधानता है। अब कर्म की प्रधानता है, कर्म मतलब कोई काम कर रहे हैं, है ना। तो आप सीधा सीधा शॉर्ट में आपको समझा देते हैं, कर्मवाच्य को वाक्यों में केवल सकर्मक होता है, अकर्मक नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा बांसुरी नंदिता द्वारा बजाई गई,
है, या मोबाइल में गाना प्रिंस द्वारा बजाया गया, तो ये क्या है? सकर्मक है भाई, गाना बजा रहे हैं ना अपने हाथ से, तो ये क्या है? सकर्मक है कि नहीं है? तो इसमें कर्ता की प्रथा, श्याम द्वारा क्या बनाया गया? गाना, या किसी भी द्वारा, मोहन द्वारा गाना बजाया गया, तो मेन काम क्या किया जा रहा है? गाना बजाना किया जा रहा है ना, तो उसकी प्रधानता किसकी हो जाएगी? गाना की जाएगी। तो इसमें जो कर्मवाच्य आ रहा है वो क्या आ रहा है? गाना आ रहा है, गाना बजाया गया। जैसे हमने कहा रागनी से खाना, रागनी से खाना नहीं हो जाएगा, रागनी ने गाना गाया, या रागनी से गाना गाया जाता है। अब देखो बेटा, रागनी एक नाम है और रागनी एक लय है, उसके लिए हम रागनी यूज करते हैं, ठीक है। लय से गाना गाया जाता है, रागनी से गाना गाया जाता है, तो इसमें क्या मेन क्या है? गाना, गाना की बात कर रहे हैं ना वो। तीसरा, अंशुल द्वारा खाना खा लिया गया, अंशुल द्वारा क्या कर लिया है ना? तो इसमें कौन सा होगा? तो भाई जो आलसी है उसका तो पता है नहीं, लेकिन वो प्राणी लेट गया तो वो कैसा आलसी है, तभी तो वो लेट गया। तो इसमें कर्म बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखना, ये आपका कर्म बात समझ में आ गया। अब तो कर्म कर लोगे ना। इसके बाद भाव, अब तुम भावनाओं में बैठ जाओगे। पहले कर्ता होगा, फिर क्या होगा? कर्म होगा, अब भावना में। अब भावना की बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कितनी प्यारी बात। चलो, भाववाच्य तीसरा, तीन प्रकार के होते हैं, बात याद रखना। भाववाच्य को केवल एक शब्द याद रखना है, इसमें भाव की प्रधानता। देखो भैया, पहला कर्ता की प्रधानता, कर्म भाव, पहले आप करेंगे और कर्म के बाद जो रिजल्ट आएगा वहां पर आपकी भावनाएं होंगी। कछु लोग जाके कोने में रोए हैं फुसक फुसक के, और कछु लोग मिठाई लेके मंदिरन पे दौड़ लगाए, और पड़ोसियों ने बताए कि हमारी तो 90+ बनी, और कछु जने के हमने पढ़ो तो बहुत, तो हम तो रात रात भर लाइब्रेरी में बैठ के क्रांति करते, लेकिन वह क्रांति हमें को पता है कि हमने कितना पढ़ो, मोबाइल की क्रांति करी या किताबन से क्रांति करी, है ना। तो जैसा आपका प्रतिफल है, उसी जैसा इसका, आप इसके पहले क्या पढ़ा थे? कर्म पढ़ रहे थे। तो जैसा आपका बेटा कर्म है, इसको ब्रह्मा जी निकालते हैं। जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा, और उसके बाद वैसे ही आपकी भावनाएं प्रकट होंगी। बस फिर चलना ही है, जाना ही है आपको भावनाओं में रह के। और अभी आप पढ़ेंगे जिन वाक्यों में भाव, देखो बेटा याद याद रखना, इसमें क्या भावना की प्रधानता होती है, भाव की क्या होती है? प्रधानता होती है। हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, इसलिए भाव की प्रधानता देते हैं, है ना। और जिन वाक्यों में भावना की प्रधानता होती है, देखो बेटा याद रखो, लिंग पुरुष कर्ता, बाकी चीजें सारी सेम है, कहीं कुछ नहीं बदलता इसमें। एक है अब मेहमा से चला जाता है, अब मेहमा से क्या है? चला जाता है, तो चला जाता है तो चल पा रही ना। दूसरा, मुझ में और मुझसे और दौड़ा नहीं जाता, तो हम क्या है? भाव वाक्य हम कह रहे हैं हमसे अब दौड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत थक गए, हम गिर पड़े अगर 2 मिनट आगे चले, तो आप अंतरात्मा से कह रहे हैं ना हमसे अब दौड़ा नहीं जाता। एक बच्चा बोला परीक्षा है ना गई, लेकिन हमसे अब पढ़ा नहीं जाता है। बोले कोई बात नहीं, 0/सन्नाटा रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा तो मत पढ़ना। तो क्या होगा? सन्नाटा है ना। जैसे आपने कहा कि हम आज रात भर जगते, लेकिन हमें अपनी मम्मी की याद आती है, तो मम्मी की याद आ रही, भाव नहीं में तो आ रही। बोले बोले दूसरा क्या हो जाएगा? बोले इतनी ठंडी में हम कैसे पढ़े, या इतनी गर्मी में, तो आप बखान काहे को गर्मी या ठंडी को कर रहे हैं ना, आप जा थोड़ी कर रहे हैं ना कि हमसे इतनी गर्मी में पढ़ा नहीं जाता, या हमें इतनी गर्मी सही नहीं जाती, तो आप अंदर की आत्मा जब गर्मी पड़ती है तो ऑटोमेटिक क्या हो?
खत्म करो कुछ